मांडोरा गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था रघु और छोटे भाई का नाम था मोहन। बड़े भाई रघु का विवाह पहले ही हो चुका था, लेकिन छोटे भाई मोहन का विवाह होने से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया। आज पिता के गुजरने के बाद दोनों भाई अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा करने जा रहे थे। हाँ देखो मोहन, मुझे लगता है अब हमें बाबूजी की संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। बंटवारे का नाम सुनकर मोहन चौंक गया। क्या बंटवारा कर लें? वो भी अभी इतनी जल्दी? अरे भैया, पिताजी को गुजरे सिर्फ 13 दिन ही हुए हैं। गांव वाले क्या कहेंगे? इसमें जल्दी कैसी मोहन? अरे ये तो हमारी अपनी संपत्ति है। बंटवारा आज करें या कल, अपना मामला तो हमें ही सुलझाना पड़ेगा ना। गांव वालों को क्या मतलब? लेकिन भैया, कम से कम पंचायत को बुला लेते हैं। गांव के बुजुर्ग भी रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। अरे मोहन, घर का मामला तब तक घर का रहता है जब तक हम किसी बाहर वाले को नहीं बताते। अब तू सोच, हम दोनों भाई अपना मामला खुद नहीं सुलझा सकते क्या? रघु ने मोहन को बड़ी ही चालाकी से बहला फुसलाकर चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। इस तरह रघु ने न पंचायत को बीच में आने दिया और न ही गांव के किसी आदमी को। अरे मोहन, मैं बड़ा भाई हूँ, इसलिए बंटवारे का काम मैं करूँगा। तब तुझे मंजूर तो है ना? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला। जैसा आप ठीक समझे भैया, जो करोगे मेरे भले के लिए ही करोगे। आखिर बड़े भाई जो हो। कि सुनकर रघु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे यही जवाब चाहिए था। दोनों भाई सबसे पहले अपनी एकमात्र गाय के बंटवारे के लिए पहुंच गए। देख भाई मोहन, हम ठहरे दो भाई और गाय है एक। ऐसे में गाय को बंटवारे में अलग अलग तो कर नहीं सकते। हम ऐसा करते हैं, गाय का आगे वाला हिस्सा तेरा और पीछे वाला हिस्सा मेरा। मोहन कुछ सेकंड तक रघु का चेहरा देखता रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि ये कैसा बंटवारा है। भैया, इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। बात एकदम साफ है। जहाँ तक तेरे हिस्से की गाय है, वहाँ का हर काम तेरी जिम्मेदारी, और जहाँ से मेरा हिस्सा शुरू होता है, वहाँ का एक एक काम मैं करूँगा। अब फैसला तेरे हाथ में है। बोल, मंजूर है? अरे भैया, अगर यही ठीक लगता है तो ठीक है। वैसे भी आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। मुझे मंजूर है आपका यह फैसला। ये सुनकर रघु मन ही मन मुस्कुराने लगा। दूध तो पीछे से निकलता है, और दूध ही असली कमाई का जरिया है। इस सीधे सादे को कौन समझाए? गाय के बाद अब बारी आई घर में रखी उस मोटी रजाई की। तो चल, इसका भी बंटवारा कर लेते हैं। अब रजाई भी एक है और हम दो। अगर रजाई भी दो होती तो बंटवारा आसानी से हो जाता, लेकिन अब कैसे करें? सोच, कुछ सोच। है कुछ तेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा भैया। आप जानो बंटवारा कैसे करोगे, लेकिन रजाई फाड़कर आधी आधी करेंगे तो रजाई न तो आपके काम आएगी और न मेरे। इसलिए आप ही सोचो। हाँ, बात तो तूने बिल्कुल पते की कही है मोहन। हम एक काम करते हैं, दिन में रजाई तू रख तेरे पास, और रात में रजाई मैं रख लेता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसे में रजाई को भी आधी आधी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोल, कैसा लगा मेरा आइडिया? क्या हुआ? किस सोच में डूब गया? बोल, कुछ तो बोल। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका यह निर्णय मैं भला गलत कैसे ठहरा सकता हूँ। मुझे मंजूर है। वाह रघु, रजाई का बंटवारा सुनकर तो कमला खुश हो जाएगी। रघु मन ही मन बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसकी चाल एक के बाद एक काम कर रही है। ठीक है मोहन, अब बारी आती है अपने पुश्तैनी कुएं की। लगे हाथ उसका भी बंटवारा कर ही लेते हैं। तब दोनों भाई कुएं पर जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। तभी रघु की पत्नी कमला उसे आवाज लगाकर बुला लेती है। रघु कमला के पास जाता है और उसे गाय और रजाई के बंटवारे वाली बात बताता है। वाह जी वाह, मैंने जैसा बोला था ठीक वैसा ही किया है आपने। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, वो पागल मोहन मान भी गया। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखती जाओ मैं कैसे सब कुछ अपना करता हूँ। लेकिन बंटवारा ऐसा करना कि गांव वाले भी कुछ न बोल सकें, जो सुनने में बराबर लगे लेकिन फायदा सिर्फ हमारा हो। ऐसा बंटवारा कैसे हो सकता है? फायदा भी हमारा हो और बंटवारा भी बराबर लगे और गांव वाले भी कुछ ना बोले। हो सकता है, बड़ी आसानी से हो सकता है। कैसे? जैसा मैं बोलूं, बस आप वैसा ही करते जाना। तब कमला रघु को समझाती है कि क्या करना है और कैसे करना है। कुछ देर बाद रघु वहां से चला जाता है और कुएं के पास पहुंचता है। वहां मोहन पहले से ही खड़ा मिलता है। हाँ तो मोहन, क्या सोचा है?
कुएं के बंटवारे के बारे में? मैं कैसे सोच सकता हूँ भैया, मैं तो छोटा हूँ। अच्छा है। चल, मुद्दे की बात करते हैं। अब अपने पास कुआं एक है और पानी निकालने वाले ठहरे हम दो। रघु कुछ देर सोचता है। वह ऐसा बंटवारा करना चाहता था जिससे कुआं उसके पास ही रहे और मोहन को कुछ भी न मिले। मोहन, मैंने इस बार सोचा है, क्यों ना ये सारा कुआं तुझे ही दे दूं। सच में भैया? लेकिन सारा कुआं मुझे दे दोगे तो आप पानी कहाँ से लाओगे? क्या पियोगे? अरे, पहले मेरी पूरी बात तो पूरी सुन ले। कैसी बात भैया, मैं समझा नहीं। अरे यही कि सारा कुआं तो तेरा रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो पानी है वो मेरा। ऐसा बंटवारा सुनकर मोहन की मुस्कान गायब हो गई। भैया इसका क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब यही है मोहन, कुआं कुआं तेरा और पानी पानी मेरा। बोल, मंजूर है? ये सुनकर मोहन कुछ सोचने लगा। भैया अगर पानी रखेंगे तो मैं क्या पीऊंगा? लेकिन खेत अभी बाकी है। क्या पता भैया मुझे खेत देना चाहते हो? क्या हुआ मोहन, मेरा निर्णय पसंद नहीं आया क्या तुझे? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मुझे आपका निर्णय भी मंजूर है। ठीक है मोहन, मेरे हिसाब से सब चीजों का बंटवारा हो गया है। कुछ रह गया है तो तुम बता दो, उसका भी लगे हाथ बंटवारा कर ही लेते हैं। अरे भैया, सबसे जरूरी और असल चीज अपना अपना। ये खेत तो आप भूल ही गए, ये भी तो अभी बाकी है। अरे हाँ भाई, मैं तो इसका बंटवारा करना भूल ही गया। चल, इसका भी बंटवारा कर लेते हैं। रघु ने फिर एक नई चाल सोची। मैं सोच रहा हूँ सब लोग खेत को आधा आधा बांटकर बंटवारा करते हैं। क्यों ना अपन लोग अलग तरीके से बांटकर बंटवारा करें। अलग तरीका? कैसा अलग तरीका भैया? यही कि ये सारा खेत और इसकी जमीन तेरी, इस पर होने वाली सारी फसल भी तेरी। बोल, क्या ख्याल है? सच में भैया? सच में आप कितने अच्छे हैं। मुझे विश्वास था आप कभी मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। अरे मोहन, आखिर मैं तेरा भाई जो हूँ, अब मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा तुझे। लेकिन हाँ, खेत की जमीन के नीचे फसल का जो भी हिस्सा होगा उस पर मेरा हक होगा। बोल, मंजूर है? हाँ मंजूर है भैया, मंजूर है। फसल तो जमीन के ऊपर ही होती है, नीचे तो उसकी जड़ रहती है। आप उसे लेकर क्या करोगे भला? अरे मोहन, तू मुझे सिर्फ जड़ लेने देगा ना, तो मेरे लिए वो भी बहुत है। फिर गांव वाले भी तुझे ऐसा नहीं बोलेंगे कि सारा खेत तुमने अकेले ले लिया। हाँ ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझे। मोहन को क्या पता था कि रघु ने हर चीज का बंटवारा अपने फायदे के लिए किया है। अगले दिन से मोहन सुबह सुबह गाय के लिए चारा काट कर लाता, पानी लाकर गाय को पिलाता और बड़े चाव से उसे नहलाता। लेकिन जब दूध निकालने का समय आता, रघु बाल्टी लेकर पहुंच जाता। अरे मोहन, किधर जा रहा है? भूल गया बंटवारे में तुझे क्या मिला था? अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा था आप दूध नहीं निकालोगे तो मैं निकालने आ गया। झूठ बोलने की भी हद होती है। तूने तो मुझे पागल समझ रखा है। अबे असली कमाई तो दूध में ही है, और तू चाहता है मैं इसे छोड़ दूं? चल चल, हट सामने से, दूध निकालने दे, देर हो रही है। इतना कहकर रघु गाय का दूध निकालने लग जाता है। कुछ देर बाद दूध निकालकर जैसे ही रघु जाने लगता है, मोहन उसे रोक लेता है। अरे भैया, मैं भी सुबह से इसकी सेवा करता हूँ, चारा खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, नहलाता हूँ, तो दूध में मेरा थोड़ा हिस्सा भी नहीं बनता क्या? थोड़ा दूध तो मुझे भी दे देते। अरे मेरे मोहन, इतनी जल्दी बंटवारा भूल गया? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तू दूध कैसे मांग सकता है? आगे का हिस्सा तेरा और पीछे का हिस्सा मेरा है, और दूध भी पीछे वाले हिस्से से ही निकलता है, इसलिए दूध भी मेरा है। जिस दिन तेरे हिस्से से दूध निकलने लगे तब तू रख लेना। और रही बात चारा खिलाने की, तो तुझे याद दिला दूं, आगे का हिस्सा तेरा है तो खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी भी तेरी ही हुई ना। ये सुनकर मोहन का दिल टूट गया। उसने रघु को कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना सिर झुकाकर वहां से सीधा खेत चला गया। खेत में दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को मोहन कुएं से पानी निकालने लगा। तभी रघु वहां पहुंच गया और मोहन के हाथ से पानी की बाल्टी छीन ली। तेरी हिम्मत कैसे हुई कुएं से पानी निकालने की? अरे भैया, बहुत तेज प्यास लगी है, ले लेने दो ना पानी। अबे गधे की दुम, तेरा सिर्फ कुआं है, कुआं। उसके अंदर जो पानी है वो मेरा है, मेरा। भूल गया बंटवारा? नहीं भैया, ऐसा मत कहो। इस गांव में मेरा कोई है तो वो आप ही हैं, मेरे अपने। अगर आप ही मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? वो सब मुझे नहीं पता। बंटवारा किया तब कहाँ था
सारे बंटवारे में तेरी मंजूरी थी, मेरे अकेले का निर्णय नहीं था। ठीक है भैया, मैं नहीं निकालूंगा पानी, लेकिन अभी के लिए कम से कम 1 लोटा तो दे दो भैया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुझे 1 लोटा तो क्या, 1 बूंद भी नहीं दूंगा। कुएं का पानी सिर्फ मेरा है, मेरा। ये सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। मोहन चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन कुएं का यह दृश्य गांव के कुछ लोगों ने भी देख लिया था। हाय राम, कैसा भाई है, इसे तो डूब कर मर जाना चाहिए। हाँ रे, ऐसे लोग तो भाई के नाम पर कलंक हैं, कलंक। इसने तो अपने ही भाई के साथ बहुत बुरा किया है। अब हमें चलकर गांव वालों को सच्चाई बतानी चाहिए। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब रोज सुबह मोहन गाय की सेवा करता, लेकिन दूध रघु निकाल कर ले जाता। एक दिन पड़ोस की काकी ये सब देख रही थीं। उन्होंने मोहन को पूछ ही लिया। अरे मोहन बेटा, तू सुबह शाम इतनी मेहनत करके गाय की सेवा करता है, उसे नहलाता है, तू ही उसे चारा डालता है, फिर भी दूध रघु निकाल कर ले जाता है और तू ऐसे ही उसे देखता रह जाता है। क्यों बेटा, क्यों? क्योंकि काकी, मैं तो गाय का आगे वाला हिस्सा संभालता हूँ और रघु भैया गाय का पीछे वाला हिस्सा संभालते हैं। अब दूध उनके हिस्से में निकलता है तो दूध भी तो उन्हीं का होगा ना। काकी को ये समझते वक्त नहीं लगा। बेटा, तेरा भाई बहुत चालाक निकला। कोई अपने सगे छोटे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो बहुत बुरा है बेटा। नहीं काकी, नहीं, मेरे भैया बुरे नहीं हैं। उन्होंने तो मुझसे पहले ही पूछा था, तुझे मंजूर है क्या ये फैसला? हमने पूछा था तो तूने मना क्यों नहीं किया? जरूर इसमें भी उसकी कोई चाल थी। अरे नहीं काकी, वो मेरा बड़ा भाई है। बड़े भाई से मैं सवाल जवाब करूं? ये मेरे पिताजी के संस्कार के खिलाफ है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे तू अभी भी उसका पक्ष ले रहा है? तेरे साथ इतना सब करने के बाद भी? नहीं काकी, वो मेरा बड़ा भाई है, मेरे लिए भगवान समान है। ये सुनकर काकी की आंखें भर आईं। भगवान ने तुझे बहुत बड़ा दिल देकर भेजा है बेटा। इतना कहकर काकी वहां से चली गई। मोहन घर के अंदर गया। उसने देखा कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सारा राशन खत्म हो चुका था। तब मोहन गांव के दुकानदार हरिराम सेठ के पास गया। राम राम हरि राम सेठ जी। राम राम मोहन, कहो कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे थोड़ा आटा उधार दे दीजिए, घर में राशन खत्म हो गया है। उधार का नाम सुनकर हरिराम सेठ हैरानी से मोहन को देखने लगा। उधार में आटा? तुम्हारे घर तो रोज दूध बिकता है। मेरी पत्नी भी तुम्हारे घर से ही दूध लेकर आती है। तुम्हें उधार लेने की क्या जरूरत? तुम लोग तो खूब पैसे वाले हो। तब मोहन ने सेठ को बंटवारे की सारी कहानी बता दी। कैसे गाय, खेत, रजाई और कुएं का बंटवारा हुआ था। क्या? अरे रे रे मोहन, तब तो तू अपने ही घर में नौकर बनकर रह गया। नहीं सेठ जी, नहीं। नहीं भाई, मैं तुझे उधारी आटा नहीं दे सकता। पर क्यों सेठ जी? फसल कटते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। नहीं भाई नहीं, न तो तेरे पीछे पत्नी है और न बच्चे। अरे तेरे पीछे कोई है ही नहीं जिनसे पैसे मांग सकूं। क्या पता फसल काटने के बाद तू पैसे देगा भी कि नहीं। नहीं सेठ जी, मेरा विश्वास करो, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अबे जा जा, तुझे उधार देकर मुझे बर्बाद नहीं होना। चल भाग यहाँ से भिखारी। ये सुनकर मोहन का चेहरा शर्म से झुक गया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस चुपचाप वहां से चला गया। थोड़ा आगे चलने पर कुछ गांव वाले चौपाल पर बैठे थे। मोहन वहां से गुजरा तो उनकी बातें उसके कानों में पड़ गईं। अरे कोई इतने भोले इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है भला? हाँ रे, मैंने इतना लालची और इतना सीधा आदमी जिंदगी में नहीं देखा। अगर मैं मोहन की जगह होता तो कब का रघु की हड्डी पसली तोड़कर सीधी कर देता। हाँ, सही कहा तूने। लेकिन मोहन लड़ाई नहीं चाहता। उसे तो अभी भी अपने भाई से प्यार है। मोहन इनकी बातें सुनकर भी कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। लेकिन अंदर से उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसके मन में बस एक ही चिंता थी। घर में खाने पीने को कुछ है नहीं, अब कैसे करूं गुजारा? हे ऊपर वाले, मुझे कोई रास्ता दिखा। सोचते सोचते मोहन घर पहुंच गया। अब रात होने लगी थी। भूख से हालत खराब थी ही, तभी ठंड ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मोहन ने बंटवारे में मिली रजाई ओढ़ ली। कुछ देर बाद ठंड कम महसूस हुई ही थी कि तभी रघु रजाई लेने पहुंच गया। अबे मोहन, तू पागल हो गया क्या रे? रजाई रात में हमारी है, हमारी। ला इधर दे, देख कैसे
आराम से खर्राटे मार रहा है। नहीं भैया नहीं, आज रजाई मेरे पास ही रहने दो ना। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे रे रे, शर्म तो तुझे बिल्कुल नहीं आती झूठ बोलते हुए। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। लाला जल्दी रजाई, देर हो रही है मुझे। नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा विश्वास करो। लेकिन रघु ने मोहन की एक नहीं सुनी। उसने मोहन से रजाई छीन ली और वहां से चला गया। बाबूजी, अगर आप रहते तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होने देते। मोहन ठंड से कांपता हुआ पुराने फटे कपड़ों में सिकुड़कर बैठा रहा। उधर रघु और उसकी पत्नी कमला मोटी रजाई में घुसकर आराम से सो रहे थे। मोहन जिए या मरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मोहन आस पड़ोस से मांग मांग कर अपना गुजारा करने लगा। तभी देखते ही देखते खेत में बोई हुई आलू की फसल भी तैयार हो गई। मोहन खेत में जाकर आलू निकालने लगा। तभी रघु भी वहां पहुंच गया। अरे अरे मोहन, तू पगला गया क्या बे? हाँ हाँ भैया, मुझे याद है, अपन लोगों ने खेत का बंटवारा कर लिया है। हाँ तो? इस पर होने वाली सारी फसल मेरी है। आपने ही तो बंटवारा करते वक्त बोला था। अबे ढोल, मैंने तो ये भी बोला था कि मिट्टी के ऊपर जो भी होगा वो तेरा और मिट्टी के नीचे जो होगा वो मेरा। बोला था कि नहीं? हाँ, बोला तो था। तो अब चल निकल यहाँ से। आलू मिट्टी के नीचे ही होते हैं और तब तक खेत में पैर मत रखना जब तक मैं सारे आलू नहीं निकाल लेता। उसके बाद आकर घास फूस उठा लेना। अब जा यहाँ से, मुझे काम के बीच में कोई रुकावट नहीं चाहिए। तब मोहन अपना टूटा हुआ दिल लेकर खेत से चला गया। कुछ देर बाद वह गांव के चौधरी जी से मदद मांगने उनकी हवेली पहुंच गया। आओ आओ मोहन, आओ। राम राम चौधरी जी। राम राम मोहन, कहो कैसे आना हुआ? क्या बताऊं चौधरी जी, मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। तब मोहन ने चौधरी जी को सारे बंटवारे के बारे में बताया और यह भी बताया कि कैसे रघु ने फसल भी हड़प ली। मोहन, तू बहुत सीधा इंसान है, तभी तेरे साथ ऐसा हो जाता है। तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तूने हमारे बिना बंटवारा कर लिया। अब मैं तो क्या, एक बार बंटवारा होने के बाद कोई भी तेरी मदद नहीं कर सकता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा चौधरी जी, अब मैं क्या करूं, कैसे अपना गुजारा करूं? देख मोहन, मैं तेरी बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपनी दुकान में काम दे सकता हूँ ताकि तू अपना पेट भर सके। बोल, आएगा काम पर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी, आपने कम से कम मुझे काम तो दिया। गांव वाले तो मुझे किसी काम का नहीं समझते। इतना कहकर मोहन वहां से अपने घर चला गया। उसके कुछ देर बाद मोहन के घर एक संत महात्मा भिक्षा मांगने आए। भिक्षां देह, भिक्षां देह। आवाज सुनकर मोहन घर के बाहर आया। बाबा, मुझे माफ करना, मैं खुद एक भूखा हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकता, आप गलत घर आ गए। बेटा, क्यों एक सन्यासी का मजाक उड़ा रहे हो? इतना अच्छा घर है तेरे पास, तुझे भला किस चीज की कमी हो सकती है? नहीं बाबा, नहीं, घर अच्छा होने से कोई पैसे वाला नहीं हो जाता। आपको क्या बताऊं, गांव वाले तो मुझे भिखारी कहते हैं। उसके बाद मोहन ने बाबा को अपनी सारी कहानी बता दी। कैसे उसके भाई ने गाय, खेत, रजाई और कुआं हर चीज में अपना फायदा देखकर बंटवारा किया था, इसलिए अब उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थीं। आस पड़ोस से मांग मांग कर अपना पेट भरकर गुजारा कर रहा था। बेटा, यह तो बहुत गलत हो रहा है तेरे साथ, लेकिन अन्याय करने वाले से ज्यादा दोषी जानबूझकर अन्याय सहने वाला होता है। ये सुनकर मोहन चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। देख मोहन, मेरी बात मानेगा तो सब ठीक हो जाएगा। बात कैसी महाराज जी? यही कि तेरे भाई को सबक सिखाने का समय आ गया है। नहीं नहीं महाराज जी, मैं अपने भाई को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अरे मूर्ख, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस उसे उसी की भाषा में जवाब देंगे। तब बाबा मोहन के बिल्कुल पास आए और उसके कान में कुछ कहा। जैसे जैसे मोहन बाबा की बात सुनता गया, वैसे वैसे उसकी आंखें बड़ी होती गईं। कई महीनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। महाराज जी, क्या सच में इससे भैया समझ जाएंगे? कहीं मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे? तू चिंता मत कर, तेरे सिर पर बाबा का हाथ है। अगर वह ऐसे नहीं समझेगा तो उसे दुनिया समझा देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। लेकिन मेरी बात याद रखना बेटा, अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है उससे ज्यादा अन्याय सहने वाला होता है। यह बात कभी मत भूलना। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। अगली शाम
मोहन गाय को चारा खिला रहा था। तभी दूध निकालने का समय हुआ और रघु की पत्नी कमला दूध निकालने आ गई। अरे मोहन, आज मैं दूध निकालूंगी। तेरे भैया किधर गए? भाभी, भैया कहाँ गए हैं? अरे मोहन, तेरे भैया पास के गांव गए हैं आलू बेचने, रात तक आएंगे। इतना कहकर कमला गाय का दूध निकालने बैठ गई। तभी मोहन ने गाय के सींग पर लकड़ी मार दी। गाय घबरा गई और उसने जोर से लात मार दी। दूध की बाल्टी और कमला दोनों दूर जा गिरे। हाय राम, मरवा दिया करमजले ने। अरे मर गई रे। दर्द से कराह रही कमला को मोहन वहीं छोड़कर चला गया। रात को जब रघु घर आया तो अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर उसके होश उड़ गए। अरे कमला, ये क्या हो गया तेरे साथ? कैसे हुआ ये सब? कमला ने रघु को पूरी बात विस्तार से बता दी। यहाँ तक कि मोहन ने दर्द से कराह रही कमला को भी वहीं छोड़ दिया था। ये सुनकर रघु का खून खोल उठा। उस मोहन की इतनी हिम्मत! उसने मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं रघु, नहीं, रहने दो, मत जाओ उसके पास। लेकिन रघु गुस्से में कमला की बात बिल्कुल नहीं सुनता और सीधा मोहन के पास पहुंच जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने खड़ा होकर मुझे ही पूछ रहा है क्या हुआ? अरे तेरी वजह से ही आज कमला की ऐसी हालत हुई है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस भैया बस, बहुत हो गए आपके नाटक, लेकिन अब और नहीं। क्या बोला बे? अरे भाभी की हालत मैंने नहीं, आपके लालच की वजह से हुई है। झूठ! तूने गाय को लकड़ी से मारा, तभी उसने लात मारी। हाँ, तो इसमें गलत क्या है भैया? मैं अपने हिस्से की गाय को सहलाऊं या मारूं, आपको क्या लेना देना? भूल गए बंटवारा? आपने ही किया था। गाय का आगे वाला हिस्सा मेरा और पीछे वाला हिस्सा आपका। ये सुनकर रघु ने अपना पैर जमीन पर पटका और गुस्से में वापस आ गया। पहली बार उसकी ही चाल उसी पर भारी पड़ी थी। इस मोहन का इलाज तो मुझे करना ही होगा। बहुत पंख निकल रहे हैं इसके। अगली सुबह रघु जल्दी जल्दी उठकर कुएं से पानी निकालने गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये क्या? रस्सी, डोल और बाल्टी कहाँ गई? अरे मोहन, ओरे मोहन! अभी आया भैया। मोहन जल्दी से रघु के पास पहुंच गया। अरे मोहन, आजकल चोर कुएं की बाल्टी, रस्सी और डोल भी चुराने लगे क्या रे? नहीं नहीं भैया, वह सब तो सुरक्षित मेरे पास है। क्या? अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब मैं कुएं से पानी कैसे निकालूंगा? भैया गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। भूल गए बंटवारा? कैसा बंटवारा? कुआं मेरा है, अब मैं इसके साथ कुछ भी करूं मेरी मर्जी। आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? अबे गधे, कुआं तेरा है तो क्या? कुएं के अंदर पानी तो मेरा है ना? यही तो भैया, पानी आपका है तो क्या हुआ? पानी तक पहुंचने का रास्ता तो मेरा है ना? रघु के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा उतर गया। अबे तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो पंचायत में सबके सामने मरवाऊंगा। इतना बोलकर रघु गुस्से में वहां से चला गया। रघु गांव के चौधरी जी के पास गया और सारी बात बताई। चौधरी जी, मोहन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। कुएं की रस्सी, डोल और बाल्टी तक छिपा दी। देख रघु, तूने बंटवारा पंचायत के बिना ही किया था। अब पंचायत तेरे मामले में नहीं पड़ सकती। लेकिन चौधरी जी, आप मेरी बात तो सुनिए। रघु, जो होना था तुम दोनों भाइयों ने खुद किया। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? चौधरी जी ने रघु की एक नहीं सुनी, लेकिन रघु जिद का पक्का था। वो मोहन को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। दरबार में पहुंचकर रघु ने राजा को सारी बात बताई कि कैसे मोहन ने उनका जीना हराम कर रखा है। महाराज, मेरा छोटा भाई मोहन मुझे गाय का दूध नहीं निकालने देता और कुएं से पानी भी नहीं पीने देता। आप ही मुझे न्याय दीजिए। अच्छा, तो ये बात है? हाँ, तो मोहन, क्या यह सच है? अगर सच है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ महाराज, ये सच है, लेकिन मैंने जो किया है वो गलत नहीं है। क्या? तुम्हारे भाई ने मुझे आधी बात ही बताई है? जी महाराज, मेरे भैया ने आपको आधी कहानी ही बताई है। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। महाराज, बात ये है कि गाय का आगे का हिस्सा मेरा और पीछे का मेरे भैया का। चारा, पानी, नहलाना सब मैं करूं, लेकिन दूध पूरा भैया ले जाएं। और जब दूध मांगता हूं तो बोलते हैं कि दूध हमारे हिस्से में आया है, इसलिए सारा दूध हमारा है। अरे, ऐसा भी कोई करता है क्या भला? इसलिए मैंने अपने भैया को सबक सिखाने के लिए गाय के सींग पर लकड़ी रखी, जिससे गाय डर गई। अब मैं अपने हिस्से में कुछ भी करूं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना महाराज? ये बात है?
तो फिर तुमने कुएं से रस्सी, डोल और बाल्टी क्यों छिपाई? किसी को प्यासा रखने की तो सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए ना। हाँ महाराज, इसे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो जिसे यह जिंदगी भर ना भूल सके। महाराज, अगर आपको लगे कि मैंने गलती की है तो आप मुझे जरूर सजा दें, लेकिन उससे पहले कुएं की भी सच्चाई आपको जान लेनी चाहिए। अरे तुम लोग हो क्या चीज? जो भी बात है, सबके पीछे कोई ना कोई राज छुपा रखा है। क्या है कुएं के पीछे की सच्चाई? जल्दी बता। महाराज, जब कुएं का बंटवारा किया तब मेरे भाई ने सारा कुआं मुझे दिया और अपने हिस्से में सिर्फ कुएं का पानी रखा। जब मुझे प्यास लगी तब इसने मुझे पानी का एक लोटा भी कुएं के पानी से नहीं लेने दिया। अब कुएं से पानी निकालने का रास्ता मेरे हिस्से में है, इसलिए महाराज मैं अपना हिस्सा क्यों काम में लेने दूं? मोहन, तुम्हारा कहना भी सही है। लेकिन महाराज। चुप रहो रघु, पहले मेरी बात सुनो। मोहन, तुमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। वाह भाई वाह, मान गए तुमको। तुम्हारा नाम मोहन जरूर है, लेकिन तुम भोले हो नहीं। महाराज, ये क्या? आप तो इसकी तारीफ करने लगे। मैं यहाँ न्याय मांगने आया था। मुझे न्याय दिलाइए महाराज, मुझे न्याय दिलाइए। अरे मूर्ख, तुझे शर्म आनी चाहिए। तूने अपने छोटे भाई के साथ ही ऐसा अन्याय किया। अब मुझे गुस्सा आने से पहले चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तेरे इतने कोड़े मरवाऊंगा कि 7 जन्मों तक ऐसा काम कभी नहीं करेगा। अब निकल जा मेरी आंखों के सामने से। राजा ने इतना बोला ही था कि रघु डर के मारे चुपचाप वहां से चला गया। गुस्से में घर पहुंचकर वह बड़बड़ाने लगा। अब ये कैसा राजा है? मैं गलती करूं तो गलत और वह मोहन गलती करे तो सही। ये कैसा न्याय है? शाम हुई तो मोहन ने राजाई को पानी में डुबो दिया। राजाई पूरी भीग गई। उसके बाद मोहन ने राजाई को सुखाया भी नहीं। जैसे ही रात हुई, रघु हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ राजाई लेने पहुंच गया। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड। लेकिन जैसे ही रघु ने राजाई उठाई, उसके हाथ ठंडे पानी से भीग गए। मोहन, ये क्या किया तूने? राजाई पूरी भीगी हुई है। अब रात को हम सोएंगे कैसे? गुस्सा करने की जरूरत नहीं है भैया। क्या मतलब? दिन में राजाई मेरी है, तो मैंने सोचा मैं इसे नहाऊं। अब दिन में मैं इसे नहाऊं या सुखाऊं, मेरी मर्जी। रात में राजाई आपकी है, तो आप रात में इसके साथ चाहे जो कर सकते हैं। रघु कुछ बोल नहीं पाया। उसके मन में पहली बार सवाल उठा, आजकल मोहन को हो क्या गया है? पहले तो ये ऐसा नहीं था। रघु ने राजाई वाली बात अपनी पत्नी कमला को बताई। क्या राजाई पूरी भीगी हुई है? हाँ। रघु, अब हम कैसे सोएंगे? रात की ठंड तो हमारी जान निकाल देगी। पूरी रात रघु और कमला ठंड में कांपते रहे। पहली बार रघु को एहसास हुआ कि तकलीफ कैसी होती है, लेकिन उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह मोहन खेत पहुंच गया। वहां रघु और कमला भी मौजूद थे, लेकिन मोहन ने किसी की भी परवाह नहीं की और सारे खेत में आग लगा दी। देखते ही देखते सारी फसल जलकर बर्बाद होने लगी। अरे रे रे, मूर्ख, पागल इंसान, तुझे हो क्या गया है? तू क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुला है? भैया, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। क्या बोला बे? ये फसल मैंने अपने पैसों से लगाई थी, आपकी नहीं मेरी है। अरे ये फसल मेरी है, तेरी नहीं, जो इसे जला डाला। लगता है आप भूल गए, सारा खेत मेरा है और इसकी जमीन के ऊपर जो भी होगा वह सब मेरा है। ये आपने ही बोला था। रघु को एक बार फिर अपने ही शब्दों का सामना करना पड़ा। गुस्से में रघु दोबारा राजा के पास शिकायत लेकर पहुंच गया। उसे लग रहा था कि इस बार राजा मोहन को जरूर सजा देंगे। महाराज, मोहन ने इस बार मेरी सारी फसल को आग लगाकर बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या खाऊंगा, कैसे अपना गुजारा करूंगा? आप ही बताइए महाराज। क्यों मोहन, क्या यह सच है? तुमने ही फसल को आग लगाकर बर्बाद किया है? हाँ महाराज, ये सच है। मैंने ही फसल को आग लगाकर बर्बाद की है। लेकिन क्यों? महाराज, मैं अपने हिस्से को रखूं या जलाऊं, इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना महाराज। ये तो मेरा हक है, इसमें मेरी क्या गलती? अपना हिस्सा? मैं कुछ समझा नहीं, पूरी बात विस्तार से बता। रघु, तुम हमेशा आधी अधूरी बात बताते हो, अब साफ साफ बताओ। महाराज, मेरे भाई ने बंटवारे में कहा था सारा खेत मोहन का और इस जमीन के ऊपर जो होगा वह सब मोहन का, लेकिन जमीन के नीचे जो होगा वो सब मेरा। इसलिए महाराज, मैं फसल का मालिक था। महाराज, पिछली बार आलू की फसल बोई थी तो मेरे भाई ने मुझे एक आलू भी लेने नहीं दिया, ये बोलकर कि आलू जमीन के नीचे होते हैं।
इसलिए इन पर सिर्फ रघु भैया का हक है। अब आप ही बताइए महाराज, मैंने कुछ गलत किया है? अरे रघु, तूने ये कैसा बंटवारा किया था रे? लालच की भी हद होती है। महाराज, लेकिन क्या? लेकिन मोहन, बंटवारे में तुमने यह सब मान कैसे लिया? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया। महाराज, बाबूजी के जाने के बाद मेरे पास भैया ही थे। तब मैंने सोचा था कि एक दिन इनका लालच खत्म हो जाएगा और सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। फिर जब तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, तब तुमने विरोध क्यों नहीं किया? ये सवाल सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, मैंने बचपन से यही सीखा था कि बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। सम्मान और गुलामी में फर्क होता है मोहन, और जो व्यक्ति अपने भाई के साथ न्याय नहीं कर सकता, वह किसी के साथ भी न्याय नहीं कर सकता। रघु का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस चाल से वह अपने भाई की संपत्ति हड़प रहा था, वही चाल एक दिन उसके गले का फंदा बन जाएगी। रघु, तुमने अपने छोटे भाई की सीधापन का फायदा उठाया। तुमने गाय के बंटवारे में उसे सिर्फ मेहनत दी और दूध खुद ले लिया। तुमने कुएं में उसे सिर्फ कुआं दिया और पानी खुद रख लिया। तुमने राजाई में दिन उसका और रात अपनी कर ली। तुमने खेत में ऊपर का हिस्सा उसका और नीचे का हिस्सा अपना रख लिया। लेकिन जब तुम्हारी ही चाल तुम्हारे सामने आई, तो तुम न्याय मांगने मेरे दरबार में चले आए। महाराज, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं रघु, ये लालच था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, मोहन, तुम चुप रहो। तुम्हारा दिल बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज न्याय होगा। दरबार में मौजूद सभी लोग चुपचाप राजा का फैसला सुन रहे थे। रघु और कमला को उनके की सजा मिलेगी। इन दोनों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। महाराज, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, हमसे गलती हो गई, हमें एक मौका दे दीजिए। जब तुम मोहन के साथ अन्याय कर रहे थे, तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उस पर क्या बीत रही होगी। अब तुम्हें भी कुछ समय के लिए उस तकलीफ का एहसास होगा। राजा के सिपाही रघु और कमला को पकड़कर काल कोठरी की तरफ ले गए। अन्याय करना गलत है, लेकिन अपने साथ हो रहे अन्याय को हमेशा चुपचाप सहना भी सही नहीं। रिश्तों में सम्मान जरूर रखो, लेकिन अपने हक को भी पहचानो। लालच आखिरकार इंसान को उसी के जाल में फंसा देता है।